किस कारण लेट थी? कोहरा ज्यादा हो रहा था, कोहरा ज्यादा लेट थी। ठीक। कहाँ से आ रहे थे? भाईजान सही बता दो, पता कर लीजिए आप। यहाँ पर 60 वहाँ में कितने घंटे ट्रेन लेट है? 3 घंटा लेट है। उधर शिमला में भी ठंड की वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही। ऐसा है, शिमला में आजकल बहुत खराब मौसम है, तो इसकी वजह से हमारे को दिक्कत आ रही है सर। बहुत ठंड है शिमला में, तो हम सुबह जब काम करने निकलते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है दिन में काम करना हमारे को, क्योंकि काम तो करना ही है। अगर हम क्वार्टर में बैठ के तो हमारे को कोई नहीं देता है। चलो अब क्या करना है, अब ये तो करना ही पड़ेगा। हमारे मजदूर आदमी को ज्यादा, तो खासकर मजदूर आदमी को दिक्कत आती है हमारे यहाँ काम करने के लिए। शिमला में हमने पहले आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास की कार्रवाई लगातार तातुल का शिकार बनी हुई है। सीमांध्र इलाके से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस अरकान असेंबली ने आज भी असेंबली इजलास के आगाज के साथ ही रियासत की तकसीम के खिलाफ हंगामा आराई शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्पीकर को असेंबली इजलास के आगाज के सिर्फ 5 मिनट बाद ही कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। स्पीकर ने असेंबली इजलास की कार्रवाई को मौसर अंदाज में चलाने की खातिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी तलब किया है। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण नहीं रहे। 33 साला अदाकार की लाश हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ उनके घर से बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक उदय किरण ने खुदकुशी की है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारी के लिए सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी उदय किरण के ही नाम है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने यूपी के वज़ीर आला अखिलेश यादव को एक खुला खत रवाना किया है। इस खत में मुजफ्फरनगर और मज़फ़्फ़रात में हुए फ़िक़्वाना फसादात को गोधरा, सानहे और आसाम फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दे दिया गया। आईएएमसी ने फसादात के बाद की सूरत हाल से निपटने के मामले में हुकूमत के रवैये पर भी सख्त तनकीद की है। एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तानी अमरीकी बाशिंदों की एक बड़ी तंजीम इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव के नाम एक खुला मकतूब रवाना किया है। अपने खत में काउंसिल ने मगरबी उत्तर प्रदेश के बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली अजला में हुए फिरकावाराना फसादात और उसके बाद की सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है और इस फिरकावाराना तशद्दुद को गुजरात और आसाम में पेश आए फसादात के बाद सबसे बदतरीन फसाद करार दिया है। अमेरिकन काउंसिल ने उन पूरे वाकयात का इहाता अपने मकतूब में किया है जो फसाद से पहले और बाद पेश आए हैं। काउंसिल ने उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर सख्त नुक्ताचीनी की है। मुतासिरीन पर मुआवजे के बदले बेजा शराइत के लुजूम को मजहबी ततहीर से ताबीर किया है। आईएएमसी के सदर अहसन खान ने 4 सफ़हात पर मुश्तमल ये मकतूब अखिलेश यादव के नाम लिखा है। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फसादात में हुए जानी और माली नुकसानात का सर्वे कराया जाए और मुतासिरीन को बिला शर्त उनके नुकसान के मुताबिक मुआवजा दिया जाए। एफआईआर में नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने का भी मुतालबा शामिल है। मकतूब में कहा गया है कि मुतासिरीन को नए एफआईआर दर्ज करवाने की सहूलत दी जाए। साथ ही जो मुतासिरीन घर वापस जाने के मौकफ में नहीं हैं, उन्हें नई कॉलोनियों में बसाया जाए। जिनसी तशद्दुद के मुतासिरीन को खुसूसी मुआवजा देने का मुतालबा किया गया है। तशद्दुद के दौरान जिन इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी फौरी मरम्मत का मुतालबा किया गया है। इंडियन अमेरिकन काउंसिल ने मुसलमानों और जाट बिरादरी के ताल्लुकात की बहाली पर भी जोर दिया है। आईएएमसी ने यूपी हुकूमत और इंतजामिया के जानिबदाराना रवैये को फसादियों के तशद्दुद के बराबर अमल करार दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की मुस्लिम क़यादत के बारे में भी सवालात उठाए हैं कि वो इस इंसानी अलमिये के मौके पर मजलूम अवाम के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। उधर मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिम मुस्लिम लीडरों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की तैयारी के बीच सियासी माहौल भी गर्मा गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुजफ्फरनगर के जिला हुक्काम को खत लिखा गया है, जिसमें उनसे बीएसपी लीडर कादिर राना और दीगर पर दायर मुकदमे वापस लेने के सिलसिले में उनकी राय मांगी गई है। इस खत में 12 नुकात पर जिला हुक्काम से जवाब मांगा गया है।
रियासती हुकूमत के इस खत के मंजरेआम पर आने के बाद यूपी में सियासत भी गर्मा गई है। फसाद भड़काने के मुलजिम बीजेपी के एमएलए सुरेश राणा ने इल्जाम लगाया है कि लोकसभा चुनाव के पेश नजर मुसलमानों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। उधर एक और मुलजिम बीएसपी के एमएलए नूर सलीम राणा ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा कमजोर है और अदालत में टिकने वाला नहीं है, इसीलिए इसे वापस लेने या न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार का रवैया इसी मामले में नहीं, हमेशा हर मामलों में डुलमुल रवैया रहा है। वे एकदम से जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में उसे ठीक करने लगते हैं। तो इसमें मुकदमे होने का, कर्जा चौक वाली मीटिंग में मुकदमे होने का कोई औचित्य ही नहीं बैठ रहा था, वे होने ही नहीं चाहिए थे। और अब जो ये ले रहे हैं, अब मुकदमे लो या न लो, उस चीज से क्या हुआ वो तो हमने से भी बसपा के दोनों एमएलए और एमपी ने अपनी जमानत करा ली है। अब वो उनकी मर्जी है, वे जो कर रहे हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोर्ट में ये मुकदमा स्टैंड ही नहीं करता था बिल्कुल भी। इसमें जो एफआईआर नेम्ड हुई थी 30 अगस्त की कोतवाली पुलिस द्वारा, इसमें नामजदगी हुई थी नेताओं की, सभी पार्टी के नेता थे, उसमें मैं भी नामजद हुआ था। वास्तविक रूप से ये फैब्रिकेटेड एफआईआर थी। इसमें कई लोग ऐसे नामजद हो गए थे जिन्होंने बयान भी नहीं दिए थे, और कई ऐसे लोग बच गए थे जो स्टेज पर मौके पर मौजूद थे। सरकार द्वारा जैसे इसे वापस लिया जा रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, सब लोगों को मालूम चल रहा है, ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से वर्ग विशेष को प्रसन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सारे हथकंडे हैं और तमाम लोग समझ गए हैं। और आने वाले चुनाव में वो है ना, खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आने वाले चुनाव में तमाम जनता उत्तर प्रदेश सरकार के इस रवैये को समझ गई है और इसका जवाब जनता उत्तर प्रदेश की सरकार को देगी। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। चीन के नंगजिया सूबे की मस्जिद में मची भगदड़ में कम से कम 14 अफराद हलाक जबकि मुताबिक जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। बताया जाता है कि जिस वक्त मस्जिद में अफरा तफरी मची उस वक्त वहां इज्तिमा चल रहा था। अफरा तफरी कैसे मची इसकी जांच पुलिस कर रही है। अमेरिका के एस्प्रिन एयरपोर्ट पर एक मालबरदार तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। ये तैयारा मेक्सिको से कोलोराडो जा रहा था। महलूक और दोनों जख्मियों का ताल्लुक मेक्सिको से है। हादसा कैसे हुआ फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।
مشرق وسطی میں قیام امن کی کوشش کے تحت امریکی وزیر خارجہ جان کیری سعودی عرب پہنچے. جان کیری نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ سعود الفیصل اور دیگر حکام سے ملاقات کی. سعودی حکام سے گفتگو کے بعد جان کیری نے کہا کہ اسرائیل فلسطین امن معاہدے کے تعلق سے ان کی کوششوں کی حمایت کی سعودی عرب نے یقین دہانی کرائی ہے. کیری نے کہا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ہونے والا کوئی بھی معاہدہ متوازن اور غیر جانبدار ہوگا. اردن سے ریاض پہنچے کیری نے سعودی حکام کو اسرائیلی لیڈر بنیامن نیتنیاہو، فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے حکام کے ساتھ اپنے مذاکرات سے واقف کروایا. بنگلہ دیش میں اپوزیشن کے بائیکاٹ اور تشدد کے درمیان پارلیمانی انتخابات کے لیے کل ووٹ ڈالے گئے. اپوزیشن کے بائیکاٹ کے بعد برسر اقتدار عوامی لیگ کو بھاری کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ اور تشدد کے سبب پولنگ کی شرح کافی کم رہی. پولنگ کے دوران ہوئے تشدد کے مختلف واقعات میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں. آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں لوگوں کے پاس خود اپنے لیے وقت نہیں ہے، اہل خانہ کے لیے بھی نہیں ہے. مصروف مرد و خواتین کے پاس اپنی صحت پر توجہ دینے کا لمحہ بھی نہیں ہے. بچوں کو بھی انڈور گیمز میں زیادہ دلچسپی لگنے لگی ہے. فٹ رہنے کے لیے کسرت بے حد ضروری ہے، لیکن آج کسرت کے لیے وقت کس کے پاس ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے امریکہ میں آن لائن فٹنس کلاسز چلائی جا رہی ہیں، جس سے بڑی تعداد میں لوگ جڑ بھی رہے ہیں. صحت نعمت ہے، لیکن آج کی مصروف ترین زندگی میں لوگوں کی ترجیحی فہرست میں صحت سب سے نیچے ہے. تیز رفتار زندگی میں سبھی اتنے منہمک ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں. جس کو دیکھو وہ مصروف نظر آتا ہے. یہ صحیح ہے کہ آج فیکٹریوں، آفیسز اور دیگر کثیر ملکی کمپنیوں میں کام کاج صرف دن کے وقت نہیں ہوتے. اس پر لائف سٹائل بھی کافی بدل گیا ہے. پارٹیاں صرف ویکینڈ کو نہیں ہوتی بلکہ ہفتے بھر ہوتی ہیں. ایسے میں ورزش کے لیے وقت کہاں؟ مگر کسرت نہ کرنے کا یہ عذر اب نہیں چلے گا، خاص کر ان کے لیے جو ہم وقت آن لائن دنیا بھر سے جڑے رہتے ہیں. ایسے لوگ اب جہاں ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے فٹنس کلاسز لے سکتے ہیں. Well, it's really amazing because I'm working and going to grad school at the same time, so I have very little free time. So it's amazing that I could go onto Fitness Glow and I could pull up a class, even in the time span of 10 minutes. جہاں دوسرے سائٹس فٹ رہنے کے لیے کھان پان اور کیلوریز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہیں فٹنس گلو پر مختلف سطح کے 600 سے زائد ہائی ڈیفینیشن ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ ایسے افراد جن کے ذہن میں فٹنس کو لے کر کوئی سوال ہے وہ بھی راست طور پر انسٹرکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. Our lives are getting busier. People are traveling a lot more. People are working different kinds of jobs, whether they're home sometimes, back at the office. So being able to work out wherever you are. بس پھر انتظار کس بات کا؟ فٹ رہنا ہے تو لاگ ان کریں، مگر یہ خدمات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر مہینے $12 خرچ کرنے ہوں گے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. تو ٹیکنالوجی نے جم کو بھی اب گھر میں ہلا دیا ہے. بلٹن میں فی الحال اتنا ہی. آداب. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟
देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सदर भी हैं। महबूबा जी, आपका खैर मकदम है खास मुलाकात में। सबसे पहले बात करेंगे 2014 के इलेक्शंस की। माना यह जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं। आपकी पार्टी यानी PDP का क्या गेम प्लान रहेगा? देखिए, जो PDP जो बनी है वो किसी मकसद से बनी है। हम कांग्रेस में थे, मैं CLP लीडर थे, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, पर जम्मू कश्मीर में जो हालात उस वक्त जो मारदार थी, खून खराबा था, एक तरफ से मिलिटेंट मारते थे, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्स, टास्क फोर्स, कहीं चपनाड़ी का हादसा होता है जहां दुल्हनों को बारात मार देते हैं मिलिटेंट, यहाँ सैलान सुरनकोट में आर्मी वाले और सरेंडर्ड मिलिटेंट किसी को मारते थे, क्रैकडाउन्स होते थे जहां बच्चे, बूढ़े, औरतें ठंड में सिसकते थे। हमारी मस्जिदें तकरीबन शाम के वक्त मगरिब के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मतलब कि सबको लगता था सुबह अगर कोई बच्चा चला गया बाहर तो वापस आए कि नहीं आए, इतना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था। हमारे बॉर्डर्स पे लोग बंकर्स में रहना शुरू किया था, हमारे लोगों ने, गोलाबारी होती थी, बहुत ही अफरा तफरी थी और लोग सोचते थे कि क्या ऐसा कोई दिन होगा कि इस माहौल से हम बाहर निकलेंगे। जैसे आज कहते हैं यहाँ करप्शन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और लोग कहते हैं कौन आए जो हमें इस मुश्किल से निकाले। तो यही हालात कश्मीर के थे। तब जाके हमने सोचा कि इस हालात को डील करने के लिए, इस मुश्किलात से निकलने के लिए हमने PDP को बनाया और हमारा एक एजेंडा था कि जो जम्मू कश्मीर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बन गया है। कोई भी आपस में तनाव होता है, कहीं फायरिंग होती है तो चलो जी जंग करो। पंजाब के बॉर्डर पे जंग करने के लिए नहीं जाते, कहीं और नहीं जाते हैं, जम्मू कश्मीर के ही वो जंग हो जाती है, वहीं पर करगिल हो जाता है, वहीं आर पार जंग हो जाती है। तो हमने सोचा कोई ऐसी हम पार्टी बनाएंगे हमारी जिसका एजेंडा होगा जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि पुल बनाया जाए दोनों कंट्रीज के बीच में। जम्मू कश्मीर एक अमन का गहवारा हो, यहाँ खून खराबा बंद हो, यहाँ ना मुसलमान मरे ना हिंदू मरे, मिलिटेंसी खत्म हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की लगाम कसी जाए, टास्क फोर्स को बंद किया जाए और पोटा जैसे काले कानून कलादम किया जाए, लोग इत्मीनान की सांस ले, चैन से रहे। तो इस एजेंडे को लेके हम आए, हमने पार्टी बनाई 99 में। उसके बाद कोई 2 साल के अंदर हमारी सरकार बनी, 16 मेंबर थे, ज्यादा नहीं थे। और जब हमने सरकार बनाई कांग्रेस के साथ तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था। तो जैसे आज आप पार्टी के बारे में कहते अब देखते हैं केजरीवाल क्या करेगा, इससे तो बड़े बड़े वादे किए, तो उस वक्त ये भी लग रहा था कि ये जो PDP वालों ने कहा था हम टास्क फोर्स खत्म करेंगे, हम अमन लाएंगे, हम क्रैकडाउन्स बंद करेंगे, यू आर अ यंग गाय, आप जैसे लड़के अगर जेब में उसके आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता तो बोलते थे मुर्गा बनो, और वो भी गाली पहले मारते थे। तो जब हमने सरकार बनाई तो लोग देख रहे थे कि ये तो बड़ा एजेंडा लेके आए थे कि हम अमन लाएंगे, चैन लाएंगे, क्या करेंगे अब ये। और 1 महीने के अंदर हमने क्रैकडाउन्स बंद कर दिए, हमने टास्क फोर्स को बंद किया, हमने आके पोटा रिवोक किया, हमने एक डिसिप्लिन कायम किया कि भाई अगर आपको मिलिटेंट के साथ लड़ना है, आम बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, हमारी बच्ची हो, नौजवान हो, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। हमने वाजपेयी जी को कश्मीर इनवाइट किया। हमारा तो कोई अलायंस नहीं था बीजेपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। हमारा अलायंस न होने के बावजूद जब हमने वाजपेयी जी का लाया तो पहली बार जम्मू कश्मीर में जब हमारे मुल्क का कोई वजीर आजम आया तो कश्मीरियों ने दुकानें बंद नहीं की, हड़ताल नहीं की। तो वाजपेयी जी आए तो उन्होंने जब माहौल देखा, जवान की बहुत बड़ी तादाद थी, मेरे ख्याल में उसमें 80% जवान थे। मुझे नहीं मालूम कि वाजपेयी जी दिल्ली से जब चले होंगे तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं कश्मीर जा रहा हूं, नई सरकार बनी है, 2003 की बात है, मुफ्ती साहब को बने हुए 6 महीने हो गए थे PDP कांग्रेस सरकार को। तो वाजपेयी जी ने जब वो माहौल देखा तो उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा ये जो आपके सामने लोग हैं ये आपसे कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं मांग रहे हैं आपसे, ये चाहते हैं हमें अमन दो, इज्जत से अमन दो। तो वाजपेयी जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि मैं जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान इंसानियत के दायरे में करूंगा और हम
पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। उसका ये इम्पैक्ट हो गया, एक तो लोगों को लगा कि ये कुछ इज्जत दे रहा है, पहली बार हमारे मुल्क का वजीर आजम आके हमें धमकी नहीं दे रहा है ये कि मैं पाकिस्तान से जंग करूंगा, ये करूंगा, बल्कि वजीर आजम हमसे इज्जत से बात कर रहे हैं, मसले की भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भी खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद आपको पता है जनरल मुशर्रफ ने रिस्पॉन्ड किया, जंगबंदी हो गई, फौजें वापस चली गई और एक ऐसा माहौल बना कि जिसकी शायद उससे पहले लोगों ने कल्पना नहीं की थी। तो जो हमने एजेंडा शुरू किया उस पर काम हुआ। पहले वाजपेयी साहब ने काम शुरू किया, हुर्रियत के साथ डायलॉग शुरू हो गया क्योंकि जंग बंदूक से कोई बात हल नहीं हो सकती है, रास्ते खोलने की बात चली, तो एक माहौल बना। पर अनफॉर्चुनेटली उसको बहुत अच्छी तरह से रास्ते खुले, वो बातचीत चली, पर कहीं ना कहीं जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ तो जो प्रायोरिटी हमने पॉलिटिकल प्रोसेस को दी थी, हम गवर्नेंस और पॉलिटिकल प्रोसेस साथ चला रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ हालात खराब हो गए, जनरल मुशर्रफ के भी कमजोर हो गए, तो फिर वो पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं चला। आपने बात की इश्यूज की, जो आप इश्यूज बता रही हैं ये बड़े इश्यूज हैं, लेकिन आज भी कश्मीर में जो मेन इश्यूज है, जो आम आदमी से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वो है सड़क, पानी और बिजली। इन्हीं इश्यूज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शंस लड़ा और वो यहाँ पे सीएम बन गए हैं। आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में भी पार्टीज को आम आदमी की जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो मुश्किलात आती हैं, उनको हल करने के लिए कदम उठाना चाहिए? नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं, जब हम पॉलिटिकल और गवर्नेंस, ये दो चीजें हैं। जम्मू कश्मीर में आप एक को छोड़ के दूसरे को नहीं पकड़ सकते, हमने देखा। हम इस चीज को इसलिए जब हम कहते हैं रास्ते खोल दो, वो एक इशू है, उसके साथ हमने कई इशू जोड़े थे। जैसे हमने ये कहा था उस वक्त की जो हमारे वाटर रिसोर्स है उसको रीनेगोशिएट करने की बात है। हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं, वो जो पिछली सरकार है उन्होंने एनएचपीसी को वो कहते हैं मूंगफली के दाम दे दिए। अगर आज आप कश्मीर जाएंगे तो आपको ताजुब होगा, लोग अंधेरों में, इतनी ठंड में किस हालत में लोग हैं। और यही हाल जम्मू का गर्मियों में होता है, जब दरबार मुंह कश्मीर में होता है। हालांकि आजकल भी जम्मू में कोई बिजली की हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारा ये दूसरा पॉइंट है एजेंडे का कि जो हमारे एनएचपीसी के साथ पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमको इंडस वाटर ट्रीटी है, बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क को फायदा होता है, पाकिस्तान को फायदा होता है, मगर उससे हमें कुछ नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि जो नई सरकार दिल्ली में आएगी वो इन चीजों के ऊपर ध्यान देगी। अच्छा, आपने बात की कोएलिशन की, जिस तरह से देखा गया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने उसी पार्टी का साथ लिया जिनके खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं। तो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्या आपकी पार्टी जरूरत पड़ने पर जो आपके अपोजिशन में साथी है बीजेपी, क्या उससे समर्थन ले सकती है? नहीं, देखिए, बीजेपी का हमारे साथ हमारा उनका कोई अलायंस नहीं रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था, इसके बावजूद भी था कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोनॉमी के लिए वोट मांग रही थी, दूसरी तरफ से उन्होंने उमर साहब उसी अलायंस का हिस्सा बने बीजेपी के, जिनका 370 के खिलाफ है। हमारा कोई अलायंस नहीं था जब वाजपेयी जी यहां पर थे, मगर उसके बावजूद जो बातें मुफ्ती साहब ने उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी से कही, मोबाइल सर्विस हो या मुजफ्फराबाद रोड की बात हो, चाहे वो टूरिज्म का पैकेज हो जिसमें हमने घोड़े वालों को पैसा दे दिया, हमने हाउस बोट वालों को पैसा दे दिया, सॉफ्ट लोन था, बहुत सारी चीजें, ये हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया वाजपेयी जी ने। मगर हमारी अलायंस इस पार्टी के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक क्रेडिबिलिटी होती है, यानी कि अगर आप जो बात कहो उसके ऊपर अगर अमल नहीं करो तो लोगों में आपकी इज्जत गिरी जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटों से 28 पे पहुंच गई, क्योंकि लोगों को लगा ये वो जमात है जो ऑटोनॉमी के नाम पे वोट लेती है, और आज ये एक आदमी को मिनिस्टर बनाने के लिए इन्होंने उस जमात के साथ हाथ मिलाया जो 370 के खिलाफ है। तो हमारी जो पार्टी की क्रेडिबिलिटी है लोगों में, उनको लगता है ये कुछ जो कहते हैं उस पर कहीं ना कहीं 100% नहीं तो 80% ये अमल करते हैं। और देखा है लोगों ने हमारे टेन्योर में जो भी हमने, और लोगों ने इतना कॉपरेट किया, आपको यकीन नहीं है कि मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर पहली रियासत है जहां हमने सरकार बनाते ही एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की, यानी तोड़ फोड़, सड़कें खुली करो। तो लोगों ने कुछ देर के बाद खुद हथौड़े लेके अपनी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया। हमने मीटर लगाए, पहले लोगों ने रेजिस्ट किया, मगर जब हमने बिजली देना शुरू कर दिया तो लोगों ने खुद कहा कि हमारे एरियाज में मीटर लगाओ। तो जब लोग हमसे इतना कॉपरेट करते हैं, हम पे इतना भरोसा करते हैं, तो हम उस भरोसे को बीजेपी के साथ किसी किस्म का अलायंस करके उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहते। आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान,
कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी, खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। महबूबा मुफ्ती हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत जारी रखे हुए हैं। पॉलिटिक्स के बाद अब दूसरे इश्यूज की बात करें अगर तो हाल ही में जो मछली एनकाउंटर पर आर्मी ने जो कुछ एक्शन लिया है, तो क्या आप उस एक्शन से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि जो विक्टिम है अब उनको इंसाफ मिल गया है? देखिए, पहले इतना तकलीफ दे वाकया है। मैं वहां गई हूं, 3 लड़के हैं, ये मजदूरी ढूंढ रहे हैं। इनको 2 जो इन्फॉर्मर है, आर्मी का जो कैंप है वो वहां से शिफ्ट होने वाला है। उसमें से कुछ लोग सोचते हैं हम जा रहे हैं, जाते जाते हम कुछ पैसा कमाएंगे, कोई अवार्ड मिलेगा, तो ले आओ 2-3 बंदे। तो पहली बार जब जाते हैं उनको कुछ पैसा देके भेज देते हैं। इन बेचारों को भरोसा हो जाता है कि भाई हमें आज तो मजदूरी मिली। जब दोबारा जाते हैं तो उनके कपड़े शपड़े चेंज करके उनका एनकाउंटर कर देते हैं। तो उसके बाद अब इतना टाइम लगा। अब ये है कि हम सब ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अगर इनका कोर्ट मार्शल होता है, पर जनरल जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, खासकर वैली के, वो इसके बारे में बहुत सिनिकल हैं। क्योंकि आज तक जितने भी कभी कोर्ट मार्शल हुए हैं उसमें अगर कहीं कोर्ट मार्शल कोई फैसला देता है तो वो जो उसमें बंदा होता है वो सिविल कोर्ट में जाके छूट जाता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर वो जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था कि वहां पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मिला जहां सबको लगा हमें इंसाफ मिले, अगर वो वाकई चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने साथ जोड़ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को के दिल जीतना, जिसको हम हीलिंग टच पॉलिसी कहते हैं, तो उनको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पत्थरबल है, जिसमें मत्सिल है, शायद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा चुभते हैं। मैं कहती हूँ इन ऐसे इंसिडेंट्स में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड सी टू इट कि इसमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम कहते हैं कहीं एनकाउंटर हो गया फेक, कहते हैं आप इसको नहीं कर सकते हो क्योंकि एस्पा है। हमारे लिए एस्पा होता है, मगर जब कोई जिसको कोर्ट मार्शल हो जाता है तो फिर वो वहां से निकल के सिविल कोर्ट में चला जाता है, उसके लिए एस्पा नहीं होता है। यानी उसको यहां भी छूट वहां भी छूट। तो जब तक मत्सिल एनकाउंटर के जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जब तक खुद अपने लोग जो अपने कानून से नहीं सुनेंगे कि उनको वाकई सजा मिले, तब तक मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं होगा। बात करें अगर सीजफायर वायलेशंस की, इस साल इतनी सीजफायर वायलेशंस हुए हैं जिससे दोनों देशों के रिश्ते, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों पर उस पर असर भी पड़ा है। आपको लगता है कि जिस तरह से अभी मुलाकात भी हुई है DGMOs की इंडिया और पाकिस्तान के, ताकि सीमा पर LOC हो या IB हो उस पर शांति बनाए रखी जा सके, आपको लगता है कि बॉर्डर और IB और LOC पर शांति बनाए रखना जरूरी है बातचीत को आगे ले जाने के लिए, जिस बातचीत में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है? देखिए, 2 पड़ोसियों के लिए, इसमें भी वाजपेयी जी की मुझे बात याद आती है कि आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। जब हमें साथ रहना है तो हमारे बीच में तो गोली का कोई काम ही नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा है जब 2002 में जब हमारे फोर्सेस बॉर्डर्स पे चले गए और वहां के आगे, तो मैं बॉर्डर एरियाज में जम्मू में गई हूं। आपको यकीन कलेजा मुंह पर आता है जब वहां जो बुजुर्ग औरतें, बूढ़े, उनको वहां रखा था। जवान तो चले गए थे अपने बच्चे वगैरह लेके, क्योंकि अब गांव में गाय भैंस होती है तो उनको नहीं छोड़ा जा सकता, तो जो बुजुर्ग थे उनको वहां रखा था। तो जब मैं उन एरियाज में जाती थी तो वहां वो जो बूढ़ी औरतें जो बेवाएं थी 71 की या 65 वॉर की, तो उनकी आंख में, आपको पता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी आंख में मोतिया हो जाता है। तो जब मैं वहां जाती थी तो मेरी बाजू पकड़ के कहती थी वो पंजाबी में, डोगरी में,
کہ اسی کتھے جانا, ساری اکھ وچ موتیا ہے, رات تو اگر اتھوں گولا آئے گا تو ساری باہ پکڑ کے سانو باہر کون کرنا, یعنی اگر رات کو وہاں سے گولا آئے گا ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہماری آنکھ میں موتیا ہے, تو ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ تو یہ بارڈرز کی, یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے یہاں کہتے ہیں ان کو سبق سکھاؤ, یہ کرو, ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کون لوگ مارے جاتے ہیں, ہمارے بارڈر کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, بزرگوں کا کیا حال ہوتا ہے, بچے کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کتنا خون بہتا ہے. میں کہتی ہوں دیر از نو آپشن.